हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस स्टडीज़। इस वीडियो में हम आपके साथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ अमर्जिंग थ्रेट टू इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी, जो कि CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम में 2020 में पूछा गया था। तो इससे तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस क्लियर हो गई होगी। और साथ ही एक और अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ कि वी आर कंडक्टिंग ऑल इंडिया ओपन टेस्ट फॉर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम जो अपकमिंग 2022 में है, एंड ऑल द सीरियस कैंडिडेट्स जो भी एग्जाम लिख रहे हैं प्लीज़ अटेम्प्ट इट। इसके साथ ही हम क्या आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग फ्री डिस्कशन प्लस इवैल्यूएशन कॉपी, थर्ड आपको मॉडल आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ऑल सीरियस कैंडिडेट प्लीज़ अटेम्प्ट दिस ऑल इंडिया ओपन टेस्ट। इससे आपके क्या है, ओपन टेस्ट क्यों आपको अटेम्प्ट करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिविंग ओनली यू दोज क्वेश्चन जो UPSC ने पूछे हैं प्रीवियस ईयर। सो इससे आपकी प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस भी होगी, साथ में आपको जो मॉडल आंसर दिया जाएगा आप उसके हिसाब से लिखने में अपनी जो राइटिंग स्किल्स है वो एनहांस कर सकेंगे। ठीक है, तो दिस इज रिगार्डिंग दिस ऐसे राइटिंग प्रोग्राम, और जो आज का टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। सो बिफोर दैट दीज आर फ्यू डिटेल्स रिगार्डिंग मी। और नाउ द ब्लूप्रिंट। कोई भी टॉपिक जो आपको मिलता है यू हैव टू प्रिपेयर द ब्लूप्रिंट। उसको थोड़ा टेक्निकल वे में बोल देते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। उसका मतलब है यू हैव टू आइडेंटिफाई सम इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स गिवन इन द टॉपिक। इसमें आपको कौन से कीवर्ड्स दिख रहे हैं? पहला है अमर्जिंग थ्रेट्स, और ये किसके रिस्पेक्ट में है? इंडिया के। दूसरा है इंटरनल सिक्योरिटी। सो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे, नॉट ऑन एक्सटर्नल सिक्योरिटी। ठीक है, सो एमर्जिंग थ्रेट की मैं अगर बात करूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ थ्रेट्स। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मीन्स जो इंडिया बहुत टाइम से फेस करते आ रहा है, जैसे JNK मिलिटेंसी 1980s में शुरू हुई थी, अभी 2021 मतलब 40 ईयर्स हो गए हैं उसको। सो इट इज़ नॉट अमर्जिंग। दूसरा है नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, 1950s से चला हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस। थर्ड है टेररिज्म। टेररिज्म भी जो एक एक्ट है वो बहुत पुराना है। ठीक है, फोर्थ है बॉर्डर मैनेजमेंट। ठीक है, कोस्टल सिक्योरिटी, इन्फिल्ट्रेशन थ्रू बॉर्डर एरियाज। जो मेन अभी हम किस पे फोकस करेंगे, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसमें वाइल राइटिंग आंसर। और हमारा ऐसे जो लिखेंगे वो ये सिर्फ इसमें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। मेनली जो डिस्कशन का पार्ट होगा दैट इज नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट कौन कौन से। फर्स्ट जो है क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट इंड्यूस चेंज, उससे क्या क्या डिजास्टर हो रहे हैं, जैसे उत्तराखंड में ग्लेशियर आउटबर्स्ट हुआ था। ठीक है, और साथ ही चेन्नई फ्लड, उससे हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पे क्या प्रॉब्लम आते हैं, क्या इश्यूज़ हैं। ठीक है, सेकंड है क्लाइमेट चेंज से अगर एग्रीकल्चर पे हम बात करें तो एग्रीकल्चर पे डिस्ट्रेस आ रहा है। ठीक है, मॉनसून पैटर्न बदल रहा है, तो देयर विल बी अ कॉन्सिक्वेंसेज, जैसे फूड सिक्योरिटी हमारी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, जैसे फूड प्रोडक्शन कम हो जाएगी इन फ्यूचर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। दूसरा है रिसोर्स स्कार्सिटी। तो इससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि सिक्योरिटी की जो डेफिनेशन है नेशनल सिक्योरिटी की, इट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू दिस बॉर्डर मैनेजमेंट और फ्यू एडवर्स कंट्रीज। सिक्योरिटी की जो डेफिनेशन है वो बहुत वाइड है। फूड सिक्योरिटी आप इसमें डाल सकते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी, रिसोर्स सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी की जो वो डेफिनेशन है वो बहुत वाइड है, तो आप उस डेफिनेशन को इसमें यूज़ कीजिए। दूसरा है रिसोर्स स्कार्सिटी, जैसे वाटर। वाटर अभी इंडिया क्या है, इन फ्यूचर कमिंग ईयर्स में क्या है, स्ट्रेस्ड रीजन बन जाएगा, मेनली इन द नॉर्दर्न पॉकेट्स में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर का एक्सट्रैक्शन हो रहा है वाइल डूइंग द एग्रीकल्चर, जैसे वाटर गजलिंग क्रॉप्स है, राइस होगी या फिर शुगर केन हो गया। तो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो इन फ्यूचर वी कैन सी इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज लाइक दिल्ली, जहाँ पे डोमेस्टिक फाइट्स, और इट विल इंक्रीज सम कम्युनल टेंशन बिटवीन कम्युनिटीज़। तीसरा है हमारा एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि हमारा मेनली जो एनर्जी है अराउंड 60 to 70% ऑयल जो हम इंपोर्ट करते हैं कहाँ से, वेस्ट गल्फ कंट्रीज से। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा एनर्जी सिक्योरिटी का एक एंगल आता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तीसरा है पब्लिक हेल्थ इश्यूज़। पब्लिक हेल्थ इश्यूज रिसेंट टाइम में हमने देखा कि पेंडेमिक में कैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो गया था, अवर इकोनॉमी में किस तरह से डिस्ट्रप्शन आया था, लोगों के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ छिन गई थी। ठीक है, उनके जैसे मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस बहुत सारे बंद हो गए थे, बहुत सारे स्टार्टअप बंद हो गए। तो ये हमारा किस पे, इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करेंगे इस पे कनेक्ट करके। फोर्थ है हमारा ऑर्गेनाइज क्राइम। ऑर्गेनाइज क्राइम्स में जैसे आर्म्स स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उसके बाद कम्युनलिज्म, जैसे कम्युनल वायलेंस का कुछ केसेस हम डिस्कस करेंगे जो दिल्ली में हुआ था, दिल्ली राइट्स। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में, जैसे कनेक्ट करके देखें तो पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी विल इंक्रीज, अनएम्प्लॉयमेंट विल राइज, सो देयर विल बी अ डिसएन्चेंटमेंट विद इन यूथ। तो यूथ कहाँ अपनी एनर्जी ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा? ठीक है, विच विल फर्दर इंक्रीज टू एंगर एंड क्राइम। अल्टीमेटली तो यही होगा ना, अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो यही होने वाला है। सेवंथ इज रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म,
दैट इज़ रेडिकलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, इंडोक्ट्रिनेशन जो होता है, ठीक है, फंडामेंटलिस्ट, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट जो कि वी आर सीइंग इन सम सर्टेन स्टेट्स। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे वाइल राइटिंग द एस्से। ड्रोन अटैक्स जो हमने देखा था, जैसे सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस में, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पे अटैक हुआ था, ये एक नए काइंड का अटैक है, नया थ्रेट है हमारे लिए। एक व्हीकल बोर्न आईईडी जिससे पुलवामा अटैक किया गया था, ठीक है, अराउंड 40 सीआरपीएफ पर्सनल उसमें जो मारे गए थे, उसमें क्या था, व्हीकल बोर्न आईईडी, ये एक नए टाइप का थ्रेट है। इलीगल इमिग्रेशन, जैसे रोहिंग्याज हमारे कंट्री में आ रहे हैं, या फिर बांग्लादेशी रेफ्यूजीज़, ठीक है, वहाँ से इन्फ्लक्स हो रहा है। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो डेमोग्राफिक इक्वालिटीज़ है वो चेंज हो रही है, सो चेंज इन डेमोग्राफिक दिस। 11th इज इंटरनल स्टेट, दिस इंटर स्टेट डिस्प्यूट जो कि वाटर से रिगार्डिंग है और बाउंड्री इश्यूज। वाटर से रिगार्डिंग बिटवीन पंजाब और हरियाणा में आपने देखा होगा सतलुज यमुना कैनाल, सो कैसे, और कावेरी जैसे वाटर इशू है बिटवीन केरला एंड दिस तमिलनाडु एंड कर्नाटका, उसके बीच है। तो उसके बीच विद इन द फार्मर्स, दोनों स्टेट के फार्मर्स आमने सामने कैसे हो गए थे, ठीक है, तो दैट पर्टिकुलर इशू मे हैव सम इंटरनल सिक्योरिटी कॉनोटेशन। ये अनदर इशू इज बाउंड्री इशू, जो बाउंड्री इशू वी हैव रिसेंटली सीन इन त्रिपुरा और मणिपुर में, तो ये भी एक इंटरनल सिक्योरिटी का इशू आपके साथ डिस्कस करें। एक और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है दैट इज़ रीजनल इनइक्वालिटी। अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें तो दोज नक्सल इन्फेक्टेड स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश और झारखंड, यहाँ पे क्यों डेवलपमेंट कम है ये डिस्कस करेंगे। और इस डेवलपमेंट कम होने के कारण क्या क्या वहाँ पे प्रॉब्लम्स आई हैं, इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, वहाँ की पॉपुलेशन क्या फील करती है मेन स्ट्रीम गवर्नमेंट है या फिर मेन स्ट्रीम इंडिया के रिगार्डिंग, तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं। नॉर्थ ईस्ट में द पीपल फील मोर एलियनेट मेन स्ट्रीम इंडिया से या फिर मेनलैंड इंडिया से, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को अलग मानते हैं इन टर्म्स ऑफ कल्चर, रिलीजन, ठीक है, और ये इंटरनल सिक्योरिटी पे कैसे अफेक्ट करता है ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अमर्जिंग थ्रेट टू इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी, ये टॉपिक है, 300 वर्ड्स में आपको लिखना है, टाइम आपका 13 to 14 मिनट्स में आपको ये फिनिश करना है। तो ऐसे जब भी आप लिख रहे हैं तो उसके फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। मीन्स इंट्रोडक्शन में आपको 300 वर्ड्स में से 70 to मैक्स 80 वर्ड्स में आपको फिनिश करना है। बॉडी में आप 180 to 200 वर्ड्स तक लिख सकते हैं, और कंक्लूजन में आपको 50 to 60 वर्ड्स में कंक्लूड करना है, ठीक है। ये तो रही इसके स्ट्रक्चर की बात। दूसरा इंट्रोडक्शन, जैसे ये है अमर्जिंग थ्रेट, तो सिक्योरिटी से रिलेटेड जब भी कोई आपका टॉपिक आए तो जितना आप कंटेम्प्रेरी लिखेंगे उतना अच्छा है। उसके साथ ही आपको रेलिवेंट कैसे लिखना है, रेलिवेंट मैंने आपको बता दिया कि आपको कीवर्ड आइडेंटिफाई करना है, दैट इज़ अमर्जिंग थ्रेट्स, जो नए थ्रेट्स है, न्यू थ्रेट्स है जो इंडिया फेस कर रहा है, जिसका इंटरनल सिक्योरिटी पे अफेक्ट है। दोनों चीज़ को कनेक्ट करते हुए आपको क्या लिखना है ऐसे। तो मैंने इंट्रोडक्शन कैसे लिखा है, दैट इज़ नेशनल सिक्योरिटी इज़ अ वेरी डायनेमिक कॉन्सेप्ट। तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि इट्स अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट एंड फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया इट हैज़ बिकम मोर चैलेंजिंग। वाई? बिकॉज ऑफ इट्स एडवर्सरीज लाइक पाकिस्तान एंड चाइना। तो आपको यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर बहुत ज़्यादा होशियार है, वो समझ जाएगा कि कैंडिडेट क्या कहना चाहता है। आगे लिखा मैंने, इंडिया इज़ कैपेबल ऑफ डीलिंग विद ट्रेडिशनल थ्रेट्स। तो ट्रेडिशनल थ्रेट्स को आप अंडरलाइन कीजिए। उसके बाद वॉर, टेररिज्म, इंसर्जेंसी, नक्सलिज्म, ये क्या आपके ट्रेडिशनल थ्रेट्स। बट एमर्जिंग थ्रेट्स कौन से हैं? बट देयर आर एमर्जिंग नॉन ट्रेडिशनल दिस थ्रेट्स लाइक क्लाइमेट चेंज, रिसोर्स स्कार्सिटी, पब्लिक हेल्थ इश्यूज़, जो कि आप अगर किसी का एग्जाम्पल देना है तो आप डायरेक्टली ब्रैकेट में लिख दीजिए, अंडरस्टूड है कि वो एग्जाम्पल है, ठीक है। कम्युनलिज्म लाइक दिल्ली राइट्स, ठीक है, इसमें आप ये से मत लिखिए कि कम्युनलिज्म फॉर एग्जाम्पल दिल्ली राइट्स हैपन इन, इतना स्कोप नहीं है आपको 300 वर्ड्स में लिखने का। डायरेक्टली रिटर्न ये कम्युनलिज्म लिखिए और ब्रैकेट में कोई इंसिडेंट है तो उससे आप वहाँ पे कोट कर दीजिए। उसके बाद रोल ऑफ मीडिया, रेडिकलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, मेनली इन JNK। उसके बाद इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, साइबर सिक्योरिटी और रिसेंट ड्रोन अटैक। तो ये ड्रोन अटैक जो रिसेंट हुआ था, इट्स अ न्यू थ्रेट्स फॉर इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी, एमर्जिंग थ्रेट्स में आता है। तो जब भी आप इस तरह के कोई इंपॉर्टेंट इवेंट आप इसमें लिखते हैं या फिर कोई एक्सीडेंट, तो ये आपके ऐसे को नज इफेक्ट देता है, ठीक है। तो आपका ऐसे जो है बहुत सारे कैंडिडेट से अलग दिखाई देगा, ठीक है। तो अलग दिखाई देगा तो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स भी मिलेंगे उनके कंपैरिजन में। नेक्स्ट है, तो ये था इंट्रोडक्शन के बाद। इसके बाद बॉडी में आपको 4 पैराग्राफ एटलीस्ट लिखने हैं। तो पैराग्राफ का साइज़ आपका होना चाहिए 30 to 40 वर्ड्स मैक्स। तो आपकी डायमेंशन इसमें दिखनी चाहिए। तो मैंने लिखा है ड्यू टू एसिमेट्रिकल वारफेयर, मैं अपनी बॉडी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अब। ड्यू टू एसिमेट्रिकल वारफेयर, हाई इकोनॉमिक कॉस्ट जो कि अटैच है टू मिलिट्री ऑपरेशन। वर्ल्ड वॉर 2 में देखा था हमने कि हाउ दिस मिलिट्री ऑपरेशन रिक्वायर सो मच ऑफ दिस इकोनॉमिक कॉस्ट, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए टू फाइट अ वॉर, which made them redundant and ineffective tool in today's time, ठीक है। Now countries are resorting to unconventional tools like cyber warfare,
प्रॉक्सी वार टू डिस्टेबलाइज द अदर कंट्रीज। जो प्रॉक्सी वार अभी हम देख रहे हैं पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन में। उसके बाद इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस आर ह्यूमंगस। कौन कौन से वो सिक्योरिटी चैलेंजेस है मैं यहाँ कोट करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने ये पैराग्राफ बनाया है। जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फिल्ट्रेशन अक्रॉस बॉर्डर्स, देन इंसर्जेंसी इन JNK एंड नाउ व्हीकल बोर्न IED जिससे पुलवामा अटैक किया गया था, एंड ड्रोन्स विच आर यूज फॉर आर्म स्मगलिंग एंड टारगेटेड अटैक ऑन सेंसिटिव इंस्टॉलेशन ऑफ एयरफोर्स। तो आर्म स्मगलिंग पे DG BSF उन्होंने एक बहुत अच्छा आपको एक इंसाइट दिया है कि ड्रोन्स किस तरह से यूज़ होते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इज देयर आर आल्सो न्यू डायमेंशन। तो न्यू डायमेंशन को आप ब्रैकेट में डालिए, एडिंग अप टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। क्या वो डायमेंशन है? जैसे पब्लिक हेल्थ इश्यूज़, जो मैंने इंट्रो में लिखा था अब मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। सो कोविड-19 पैंडेमिक का डिसरप्शन हमने देखा, ठीक है। कोविड-19 पैंडेमिक डिसरप्शन में आवर इकोनॉमी पे कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज हाउ इट इज़ अफेक्टिंग आवर फूड सिक्योरिटी ऑफ कंट्री, एंड डिजास्टर लाइक उत्तराखंड ग्लेशियर आउटबर्स्ट जो हुआ था, या फिर उत्तराखंड क्लाउड बर्स्ट आप लिख सकते हैं। ये भी क्लाइमेट चेंज है और इंटरनल सिक्योरिटी पे कैसे अफेक्ट करता है। इंटरनल सिक्योरिटी इन केस इफ़ देर इज़ जो डैम का आउट ब्रीच हो जाए, ठीक है, कोई डैम फट जाए तो कैसे वहाँ की पॉपुलेशन अफेक्ट होगी। दिस इज़ आल्सो अ केस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। या फिर कोई साबोटाज सिचुएशन हो जाए जैसे इसमें पावर प्लांट में किसी में भी। तीसरा है ऑर्गेनाइज क्राइम। तो नारकोटिक सप्लाई टू यूथ को जो नारकोटिक सप्लाई होता है जैसे इन पंजाब में या फिर मुंबई, बड़े बड़े शहरों में। उसका 26/11 मुंबई अटैक बाय दाऊद। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कैसे लिंक है टेररिज्म से? तो 26/11 अटैक था उसमें आर्म्स और जो एम्यूनिशन है वो किसने प्रोवाइड की थी? दाऊद ने, ठीक है। उसके बाद इलीगल माइग्रेशन, रोहिंग्या इशू आप इसमें कोट कर सकते हैं जो कि म्यांमार से आ रहे हैं, एंड दे आर वेरी ग्रेव, क्या बोल सकते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट ऑन इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी पे आप इसको बोल सकते हैं रोहिंग्या इशू को। इन्फ्लक्स फ्रॉम नेपाल एंड बांग्लादेश से आप बोल सकते हैं कि कैसे इसने जो डेमोग्राफिक इक्वेशन है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में उसको कैसे चेंज कर दिया है। उसके बाद है द लिस्ट ऑफ एमर्जिंग थ्रेट्स। तो मेरे थ्रेट्स अभी कम नहीं हुए हैं तो मैंने लिंकिंग लाइन किस तरह से बनाई है कि द लिस्ट ऑफ एमर्जिंग थ्रेट्स डज नॉट एंड हेयर बिकॉज ऑफ इट्स डायनेमिक नेचर। वी कैन नॉट नेग्लेक्ट द रोल ऑफ सोशल मीडिया। यहाँ पे मैंने सोशल मीडिया का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लाया है। सोशल मीडिया किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जैसे फ्लेड अप कम्युनल राइट्स इन दिल्ली एंड रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ इन वैली। तो सोशल मीडिया का रोल ये रहा है, समटाइम्स कुछ नेग्लेक्ट दिस नेगेटिव रोल भी प्ले करती है सोशल मीडिया एंड रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ इन वैली। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्रेट इज, कौन सा थ्रेट है? दैट इज रिसोर्स स्कार्सिटी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्रेट है इन अ कमिंग फ्यूचर, बिकॉज अगर वाटर स्कार्सिटी हम देखें या फिर फूड स्कार्सिटी, हाउसिंग फैसिलिटीज़ नहीं होंगे सिटी में तो देयर विल बी अ डिस्ट्रेस माइग्रेशन। अगर जॉब्स अपॉर्चुनिटी नहीं है तो ये क्या सब कुछ, इससे क्या होने वाला है? विच कुड लीड टू एक्सट्रीम पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसएंचेंटेड यूथ विच विल फर्दर लीड टू एंगर एंड क्राइम। ठीक है, आप यहाँ पे क्राइम लिख सकते हैं। देयर आफ्टर मैंने लिखा है इंटरनल सिक्योरिटी इज़ वाइटल टू द पीस एंड प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। तो पिछले ऐसे का टॉपिक यही था, इंटरनल सिक्योरिटी इज़ वाइटल टू द पीस एंड प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। तो कई बार अगर आप टॉपिक रिमेंबर करते हैं तो आपको ये यूज़ करना बहुत हैंडी हो जाता है इन योर ओन एसे। तो कितनी अच्छी स्टेटमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी इज़ वाइटल टू द पीस एंड प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। क्योंकि एमर्जिंग थ्रेट्स, अगर थ्रेट्स रहेंगे कंट्री में तो वहाँ की पीस एंड प्रोग्रेस कैसे होगी कंट्री की। सो मैंने इसमें कंक्लूडिंग स्टेज पे आ गया हूँ मैं। इंडिया नीड्स टू बिल्ड मोर कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, डिजास्टर रेजिलियंस, क्लाइमेट एडेप्टिव एग्रीकल्चर हमें चाहिए अगर हमें फूड सिक्योरिटी फुलफिल करनी है। तीसरा, पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, जो भी स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट होते हैं या वाटर इशू को लेके या फिर बाउंड्री इशू को लेके, एंड मोर इंपॉर्टेंटली प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू यूथ टू चैनलाइज देयर एनर्जी। इन दिस वे यू कैन राइट। ठीक है, ये एक आप मॉडल आंसर लीजिए, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए अपना भी लिख सकते हैं। यही नहीं कि इसी तरह लिखें, अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो मिनिमम 11 मार्क्स आउट ऑफ 20 आपको मिल सकते हैं, इससे कम नहीं मिलेगा। 12-13 तक भी जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनर किस मूड में है, इससे पहले वाली कॉपी किस तरह की थी, उसने एग्जामिनर का दिमाग तो नहीं ख़राब कर दिया। तो वो बहुत सारी वेराइटीज़ इसमें जो है ह्यूमन कंडीशंस है वो वेरी करती हैं। ठीक है, तो 11 मार्क्स आपको इसमें मिलेगा। और एक और जो चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है प्रैक्टिस। तो आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी ओपन टेस्ट वगैरह मिले तो आप प्लीज़ उसको कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले जो 7 अगस्त 2020 को आपका एग्ज़ाम है उससे पहले आपको मिनिमम 30 to 40 ऐसे का प्रैक्टिस आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, जब भी आप एक बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे तभी आपको ये लगेगा कि हाँ मैंने ऐसे पहले लिखा हुआ है, आपकी एक मसल मेमोरी बनेगी, आपके एक माइंड मेमोरी बन जाएगी, हाँ कि आई हैव डन दिस, और आप वहाँ पर घबराएंगे नहीं। ठीक है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा, सब कुछ आपको करना आ जाएगा। सो वी वाइंड अप हियर। नेक्स्ट टाइम अगेन हम एक और टॉपिक लेके आएंगे जो पास्ट
यूपीएससी ऐसे टॉपिक से होगा, ठीक है। ऑल इंडिया ओपन टेस्ट रखेंगे हम उसको, तो प्लीज़ अटेम्प्ट इट। सो थैंक यू एंड गुड बाय।